नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि जगत कार्यक्रम में। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा NFSM यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान। और इस मिशन के बारे में या इस योजना के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आर ढंजल जी, जो कृषि अधिकारी हैं कृषि निदेशालय शिमला में। तो डॉक्टर ढंजल, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। तो डॉक्टर ढंजल, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शक। मैं कृषि दर्शन देख रहे सभी बहन और भाई किसानों का कृषि विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं किसान बागवान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि समय थोड़ा कम होता है, इसलिए हम सारी जानकारियां फार्मर्स को बिल्कुल स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैंने एक नोट्स बनाए हुए हैं ताकि इस छोटे से टाइम में कृषि दर्शन प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम अपने किसान भाई और बहनों के साथ साझा कर सकें। जी डॉक्टर साहब, तो जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की, तो ये योजना क्या है? ये राष्ट्रीय खाद्य योजना, जिससे हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी कहते थे, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको भारत सरकार ने अक्टूबर 2007 में स्वीकृति दी थी और 2012-13 में ये हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में लागू की गई और तब से ये हमारी स्कीम चल रही है। और पहले मैंने इसको बताया कि इसको कहते थे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, क्योंकि अब 2022-23 में केंद्र सरकार ने इसका नाम खाद्य पोषण सुरक्षा योजना कर दिया। तो लेकिन अब भविष्य में भी इसे हम फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के नाम से जानेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की, तो हम इस स्कीम को देखते हैं, तो इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी इस योजना की? मैं किसान भाइयों और बहनों को बताना चाहूँगा कि किसी भी देश की बचत पूंजी उनके खाद्यान्न भंडार होते हैं जी, जो कि कभी अकाल पड़ जाए, भूखमरी आ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसको अपनी जो जनता उसको सुरक्षित रखने के लिए वो किसी भी देश की वो खाद्यान्न भंडारण एक बचत पूंजी होती है। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन एक गेहूं का मुख्य उत्पादक देश है, लेकिन अब रशिया से उसके युद्ध के कारण उसके उत्पादन में कमी आई है और जो यूक्रेन देश पे निर्भर और देश हैं जो उनसे आयात करते थे गेहूं वगैरह, तो उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार के पास खाद्यान्न भंडारण की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको और सुनियोजित और संगठित रखने के लिए इस योजना में भी इसका प्रावधान रखा गया खाद्य सुरक्षा का। जी, तो जैसे हम बात करते हैं सर खाद्य पोषण की, जब आपने कहा कि इसे पोषण के साथ जोड़ दिया गया है, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं इस स्कीम के? इस स्कीम में हम जैसे धान हो गया, इसमें धान, गेहूँ, मक्की, दलहन की फसलें हो गई या मोटे अनाज की जो फसलें हो गई, इनका उत्पादन और उत्पादकता हमने इसमें बढ़ाने का इसमें मुख्य उद्देश्य है और अधिक से अधिक क्षेत्र में हम इसको उगाएं और इसके ताकि उत्पादन अच्छा हो। और दूसरा इसका उद्देश्य है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको हम संजो के रखें, उसको और जो हमारी क्षमता है उसकी उपजाऊ क्षमता उसको बढ़ाने का ये मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा किसान जो भाई बहन हैं उनको उनके उत्पादन को बढ़ाना इसमें मुख्य लक्ष्य है और इन किसान भाई और बहनों की जो भी इसकी आय है उसको बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये 3-4 उद्देश्य इस स्कीम के अंदर है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना है, तो क्या कोई अनाज की कोई कमी है, किस तरह से है? तो क्या कभी कमी आ रही है अनाज खाद्यान्न में? नहीं, अभी तक तो कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन आपको पता है कि हमारा देश जो जनसंख्या के हिसाब से भी थोड़ा हमारे और देशों के हिसाब से हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। तो हमारी सरकार की भी ये दायित्व बनता है कि जो हमारी जनसंख्या है उनका टाइम टू टाइम लुक आफ्टर करें और बाई दी वे कोई ऐसी, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया, कोई आपदा आए तो उससे सुरक्षा हमारे को प्रदान करें।
तो ये स्कीम जब हमारी शुरू हुई थी तो 2007 जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें इस स्कीम को चलाने के लिए उस टाइम 20 मिलियन टन इसका लक्ष्य रखा गया था। तो 20 मिलियन टन में 10 मिलियन टन जो था हमारा, ये हम धान के ऊपर हमारा को लक्ष्य रखा था। 8 मिलियन टन हमने इसमें गेहूं पे रखा था और जो 2 मिलियन टन था वो दलहन के ऊपर रखा था, इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए यस। और जो हमारा खाद्यान्न भंडार है उसको और ज़्यादा संगठित करने के लिए। और ऐसे ही इसी कड़ी में 2011 की पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 2012 की जब पंचवर्षीय योजना आई जो कि 2007 से 12 तक चली, तो इसमें 20 मिलियन टन से बढ़ा के 25 मिलियन टन कर दिया गया, जिसमें धान का वही उत्पादन लक्ष्य 10 मिलियन टन रखा गया और गेहूं का 8, और फिर इसमें 4 मिलियन टन हमने दलहन का इसमें उत्पादन लक्ष्य रखा और 3 मिलियन टन मोटे अनाज का इसमें रखा गया। अब एक्चुअली जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने मोटे अनाज को शामिल नहीं किया था भारत सरकार ने, जबकि 12वीं योजना में 2000 उसके बाद मिलेट को भी शामिल कर लिया, इसलिए मिलेट का भी इसमें उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जी। तो जैसे हम उत्पादन का लक्ष्य कह रहे हैं, तो सरकारें जो है लक्ष्य बनाती हैं, पर उसके लिए जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट के प्रावधान किस किस तरह से किए गए हैं सर इसके लिए? जैसे हम कहते हैं कि गेहूं को, धान को हमने बढ़ाना है, दलहन को बढ़ाना है, तो बजट का प्रावधान कैसे किए गए? बजट का जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये भारत सरकार की स्कीम है। जो भारत सरकार की स्कीम है ये 90 और 10 के अनुपात में चलती है। तो केंद्र सरकार इसमें 90% जो बजट है वो वहन करती है, 10% हमारी राज्य सरकार इसको वहन करती है। तो जितना भी हमारे पास बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट करती है उसका 10% राज्य सरकार ही वहन करती है। पहले हम देख रहे हैं कि जब हमारी स्कीम शुरू हुई थी तो उस टाइम हमारा लक्ष्य और इसमें बजट ज़्यादा होता था, लेकिन अब दिन प्रतिदिन भारत सरकार की स्कीम्स ज़्यादा होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बजट का हमारे इसमें भी प्रभाव पड़ रहा है, स्कीम्स ज़्यादा हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से ऐसा कुछ हमारे को मनाही नहीं है। अगर हम बजट इन टाइम खर्च कर देते हैं तो वो और देने के लिए तैयार रहते हैं। और जहाँ तक बात है कि कितना बजट है आपने पूछा, तो 2022 इसमें, अब हम 23-24 की बात करें, 2023-24 चल रहा है, तो इसमें हमारे पास 796.31 लाख हमारे पास इसमें बजट है, जो कि हम अपनी 5 क्रॉप्स हैं जो इसमें धान की है, गेहूं की है और दलहन है, मक्की है और मोटे अनाज की है, इनमें खर्च करते हैं। जी। तो जैसे आप बजट की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो ये किन किन उपघटकों में खर्च होता है, किस किस मतलब कंपोनेंट्स क्या क्या, कैसे आप खर्च करते हैं इस बजट को? जहाँ तक आप घटकों की बात कर रहे हैं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो प्रदेश में 12 ज़िले हैं, तो 12 ज़िलों में ये सारे ज़िलों में ही हमारी ये क्रॉप्स हो रही हैं, लेकिन भारत सरकार ने ये देखा है कि जो पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे धान में कोई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट हमारा है, कोई गेहूं में, तो उस हिसाब से उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हैं। तो धान के अंतर्गत हमारे 2 ज़िले इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कांगड़ा और मंडी है। जो गेहूं और हमारे मक्की के फसल है, इसके लिए शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ के बाकी 9 ज़िलों को शामिल किया गया है। तो 3 क्रॉप्स ये होगी। 2 क्रॉप जो बची हुई हैं हमारी दलहन और मोटे अनाज की, ये सारे 12 के 12 ज़िलों में ही हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है और ये चल रही है। और जहाँ तक आपने इसमें सब कंपोनेंट, इसके घटक क्या क्या हैं वो पूछा, तो इसमें हम सबसे पहले तो हम इसमें क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हैं। इसमें क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन का इसमें हमारा है, और क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एक घटक है। उसमें सीड डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर कोई बीमारी वगैरह लग जाती है प्लांट प्रोटेक्शन का है। और जैसे मैंने बताया कि हमारा उद्देश्य मृदा को संरक्षित रखना है, तो सॉइल ट्रीटमेंट का भी इसमें
रखा हुआ है प्रोविज़न। और फ्लेक्सी कंपोनेंट जो एरिया बेस्ड होते हैं, जो ज़िले की आवश्यकता होती है, फार्मर्स नीड बेस्ड होते हैं, वो कंपोनेंट हम घटक इसमें रख सकते हैं और रखते हैं। तो इसमें जैसे फार्मर्स को हम टारपलिन शीट चाहिए या कोई मशीनरी चाहिए, तो और उसमें आपको हर खेत को अगर पानी पहुंचाना तो उसके लिए पाइप नहीं है उसके पास, तो इसमें पाइप का भी प्रोविज़न होता है। इसके अलावा आरसीसी स्ट्रक्चर अगर वो बनाना चाहे तो उसका भी इसमें प्रोविज़न है। इसके अलावा क्रॉपिंग सिस्टम ट्रेनिंग हम इसमें देते हैं फार्मर्स को। और जैसे कि मैंने बताया जी, फ्लेक्सी कंपोनेंट है तो एरिया बेस्ड मीन्स अगर डिस्ट्रिक्ट की कोई आवश्यकता अलग से है तो वो भी इसमें हम कवर कर लेते हैं। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब आपने मोटे अनाजों की भी बात की, तो मोटे अनाजों में कौन कौन से अनाज आते हैं? और हम देख रहे हैं कि जैसे भारत के उस पे प्रोत्साहन पे तो विश्व में हमें एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने घोषित किया है इस बार मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में। तो इसमें कौन कौन से अनाज आते हैं और क्या इस अभियान के अंतर्गत कोई फसलें हैं जिस पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है? नहीं, अब मोटे अनाज में तो हम जो मुख्य रूप से लेते हैं, हम फॉक्सटेल मिलेट ले रहे हैं और फिंगर मिलेट ले रहे हैं, लिटिल मिलेट ले रहे हैं, कोदो मिलेट ले रहे हैं, बार्नयार्ड मिलेट ले रहे हैं। तो इस पे हमारा अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक स्कीम है, उसके तहत भी हम मोटे अनाज को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है यूएनओ ने। तो और इसके अलावा हमने राज्य सरकार की ओर से भी एक स्कीम चलाई है जिसमें हम टाइम टू टाइम फार्मर्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जी, तो जैसे जो अब हम राष्ट्रीय मिशन पे आते हैं, खाद्यान्न मिशन पे, तो उसमें हम देखते हैं कि जो किसानों के लिए ही ये क्योंकि किया जा रहा है कि हमें खाद्यान्न, क्योंकि हमारा जो अन्नदाता है वो किसान है, तो उसमें किस तरह से जो किसान है उनको लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका लाभ किस तरह से मिल रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बजट का प्रावधान केंद्र सरकार करती है, और जैसे ही उनसे हमारे को पता लगता है कि इतना बजट का आपका प्रोविज़न है, तो वो केंद्र सरकार 5 क्रॉप्स में डिवाइड कर देती है। तो केंद्र सरकार ने इसमें रखा हुआ है कि एक अगर आपने अगर धान का फसल लेनी है या गेहूं की लेनी है, मक्की, तो सब में कंपोनेंट ये नहीं है कि हमने सीड डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी मर्जी से बजट रख लिया या क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड में अपनी मर्जी से रख लिया, फ्लेक्सी में मर्जी से। उन्होंने हर जगह फिक्स किया है कि आपने 25% यहाँ खर्च करना है, 15%, ताकि वो स्कीम पूरी वेल इक्विप्ड हो। ऐसा ना हो कि आप एक स्कीम लिया तो उसमें सीड डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। अगर कीट पतंगे लग जाएं तो उसके लिए कुछ प्रोविज़न ना हो, ऐसा नहीं है। तो बहुत संतुलित वे में बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्कीम जे वाली। जी, मतलब बीज बोने से लेके उसके उपचार से लेके आप कीट प्रबंधन करें, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करें, वो सभी के लिए सरकार जो है अपने अपने एक लेवल पे, एक स्तर पे बजट दिया जाता है। और इसमें मैं भी ये भी बताना चाहूँगा, आपने पूछा कि कैसे लाभ कैसे मिलता, तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन है। तो क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन में हम फार्मर्स की जो फील्ड होती है वह सबको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर फार्मर्स का लैंड लेबलिंग करके उसमें नई किस्म विभाग की ओर से उनको दी जाती है, और उसका इफेक्ट देखते हैं वो फार्मर्स, और फार्मर्स ही खुदाई वो सारी बिजाई करते हैं। अगर उसमें कोई कीट पतंगे या खाद की ज़रूरत है, हार्वेस्टिंग, लैंड लेबलिंग, उसका सारा खर्च कृषि विभाग उठाता है स्कीम के माध्यम से, और जो फसल उत्पादन होती है वो फार्मर्स की होती है। और ऐसे ही हम इसमें जो क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें 9,000 पर हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका खर्चा आता है, जिसमें लैंड लेबलिंग हो गया, सीड का हो गया, और अगर कोई आपकी कीट पतंगे लगे उनकी उपचार के लिए हो जाता है। ऐसे ही हम अगर आप क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन वो भी हम फार्मर्स को करके बताते हैं। फार्मर खुद करता है, हम उनको बीज प्रोवाइड करते हैं। मक्की जैसे अब आपने क्रॉपिंग बेस्ड करना तो एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप कैसे लगानी है, आपने क्या टेक्निकल सपोर्ट विभाग का होता है, बाकी वो खुद करते हैं। इसके अलावा इसमें सीड ट्रीटमेंट आपको बताया, लैंड लेबलिंग का है, फील्ड डे का है, और इसमें हमारे फार्म इम्प्लीमेंट्स भी हम इसमें देते हैं। इसके अलावा सीड जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन की आपने बात की, तो सीड डिस्ट्रीब्यूशन में हम इनको 50% का अनुदान देते हैं।
अगर फार्मर कोई सीड लेता है हमारे से तो उससे, और बायो फर्टिलाइज़र का कंपोनेंट बताया, और सीड आपको सॉइल मैनेजमेंट के लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए या बायो फर्टिलाइज़र जैसे मैंने किया, तो उसमें भी 50% का अनुदान देते हैं। जो सीड हम देते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी का देते हैं, या फिर हमारा जो हाइब्रिड सीड होता है वो हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो फ्लेक्सी कंपोनेंट होते हैं उसमें भी हम इनको देते हैं। तो फ्लेक्सी कंपोनेंट में जैसे आपको टारपोलिन शीट है वो सारे 50% अनुदान पे देते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई यंत्र चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है समाम, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मैकेनाइजेशन, तो उसमें जो भी उनका प्रोविज़न होता है अनुदान का उस हिसाब से उनको दिया जाता है। और इसमें एक आरसीसी स्ट्रक्चर भी बना सकता है फार्मर, उसमें 9 क्यूबिक मीटर का एक आरसीसी स्ट्रक्चर बना सकता है या 20 क्यूबिक मीटर का बना देता है। तो उसमें हमारे विभाग की ओर से 21,000 या 36,000 रुपये, जो हमारा 20 क्यूबिक मीटर का आरसीसी स्ट्रक्चर है उसमें हम 36,000 की उनको उपदान देते हैं, या 50% जो कम हो, और 21,000 9 क्यूबिक मीटर का हम देते हैं। तो ये, और जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें भी हमारा 3500 रुपये पर ट्रेनिंग का प्रोविज़न होता है। इस हिसाब से फार्मर्स को अनुदान देते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं इस योजना की, तो इसके अंतर्गत अभी तक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, अगर आप एक मोटा मोटा आंकड़ा बता सकें? तो जहाँ तक आपने किसान नंबर ऑफ फार्मर्स बताए, तो पिछले 5-6 सालों में लगभग हमारे इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे हम अब फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बोल रहे हैं, तो इसमें 5,85,000 फार्मर्स लगभग लाभान्वित हुए। इसमें सामान्य श्रेणी के भी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। जी, तो ये हिमाचल प्रदेश का आप आंकड़ा कह रहे हैं स्पेसिफिकली, या नेशन वाइड? नहीं, ये हिमाचल का ही आंकड़ा है। जो अब हिमाचल में जो हमारी अलग अलग स्कीम है, तो जो हमारे पास बजट आता है वो 3 कंपोनेंट में आता है, एक जनरल में, एससी में और एसटी में। तो इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत सरकार भी हमारे से टाइम टू टाइम पूछती है कितने आपने एससी फार्मर्स को बेनिफिट दिया, कितने एसटी को दिया। ऐसा नहीं होता है कि जो एसटी का बजट है वो हम जनरल में यूज़ कर रहे हैं या एससी का एसटी में कर रहे हैं। तो उनकी ओर से ईयर मार्क्स बजट होता है, वो हम उसी के ऊपर, उसी जाति के ऊपर, उसी के लोग, अगर महिलाओं के ऊपर खर्च करना तो महिलाओं के ऊपर खर्च करना। मतलब वो डेडिकेटेड रूप से उसी वर्ग विशेष को दिया जाता है। कोशिश यही होती है डिपार्टमेंट की कि उनको ही मिले। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे हम बात करते हैं आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जिसमें हम सतत कृषि जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो सतत कृषि के लिए जैसे हम मोटे अनाजों की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह से एक भूमिका निभा रहे हैं, अगर हम सतत कृषि की ओर जाना चाहें या फिर न्यूट्रिशन की ओर भी जाना चाहें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सतत कृषि, जैसे आपको पता है कि मोटे अनाज आज देश की आवश्यकता है। देश के क्या शुरू से आवश्यकता रहे हैं, लेकिन हम कुछ टाइम के लिए हम इसे भूल गए थे। अब फिर हमारी डेली दिनचर्या में ये एक हिस्सा बनी जा रहे हैं। तो ये तो एक सतत कृषि के लिए एक रीढ़ की हड्डी के तरह काम कर सकते हैं हमारा, क्योंकि सतत कृषि में सबसे पहले मोटे अनाज का है ये लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, इनकी इसमें कीड़े मकोड़े का कम प्रकोप होता है। अगर ये कहें कि नहीं होता है तब भी कोई गलत नहीं होगा। और पानी की इसमें अगर इरिगेशन लगाना तो सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम। अगर सिंचाई नहीं भी है तब भी ये आसानी से उगाई जा सकते हैं। और न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको सबको पता है कि इसकी बहुत ज़्यादा होती है। जी, तो जैसे हम इस अभियान की बात कर रहे हैं सर की, राष्ट्रीय खाद्यान्न जो सुरक्षा योजना है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम खाद्यान्न वितरण प्रणाली बोलते हैं, तो उसके साथ इसे मिलकर कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है? हमने फूड एंड सिविल सप्लाई को भी रिक्वेस्ट की है। हम हर स्तर पे, सचिव स्तर पे भी हमने बात उठाई है कि अगर इसको मोटे अनाज को जैसे अब हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, जैसे ईयर ऑफ मिलेट्स हम मना रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो रहा हमारा। तो फार्मर को मार्केटिंग में प्रॉब्लम ना हो, उसका जो उत्पाद है सही रेट पे बिके और सही जगह यूज़ हो, इसके लिए
हमने हर विभाग से संपर्क भी किया है, तो और इसको हमने बताया है कि ये जो फूड एंड सिविल सप्लाई के थ्रू अगर पीडीएस सिस्टम में भी ये आ जाए या फिर आंगनबाड़ी में बच्चों को खिलाने के लिए, तो वो एक तरह से फार्मर्स का जो आउटपुट है वो यूज़ भी होगा, उसको सही दाम भी मिल सकेगा। जी, और सर जैसे हम देखते हैं कि जो मोटे अनाज भी हैं, अगर इन्हें भी पीडीएस के माध्यम से अगर दिया जाए किसानों में, अगर जो क्योंकि किसान हम देखते हैं कि उत्पादक तो है ही है वो चीज़ों का, पर वो कंज्यूमर भी है पीडीएस के थ्रू, तो अगर उसे मोटे अनाज भी उपलब्ध हो जाएं इसमें, तो हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी काफ़ी हद तक हम पूरी कर सकते हैं, क्योंकि विलेज क्षेत्रों में हम देखते हैं कि ज़्यादातर न्यूट्रिशन की कमी पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, ये आपने सही बताया, सुझाव आपका बिल्कुल ठीक है, और हम भी अपनी ओर से सरकार को या सरकार भी आगे दूसरे डिपार्टमेंट को ये, और अभी आप देखेंगे शायद भविष्य में अभी हम ये पाइपलाइन में है, तो हो सकता है अभी पीडीएस सिस्टम में भी ये शुरू हो जाए। जी, तो जो अभियान है सर हमारा जो राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अभियान है, इसके अंतर्गत अभी तक क्या क्या उपलब्धियां रही है इस अभियान की? मैं बताना चाहूँगा, जो हिमाचल का खाद्यान्न उत्पादन था हमारा, जब से स्कीम चली है 2012-13 में, 2012-13 में खाद्यान्न उत्पादन हमारा 1541.33 हज़ार मीट्रिक टन था, और जबकि अब 22-23 में लगभग 1700 हज़ार मीट्रिक टन ये हो गया। तो ये दर्शाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, जो इसका ऑब्जेक्टिव था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूरा ये हो रहा है, और टाइम टू टाइम। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्कीम हम भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, क्रियान्वित वो किसानों द्वारा ही की जाती है। तो किसान ही हमारे उसके बैकबोन होते हैं। तो अब जैसे मैं बताया कि ये हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चली है, तो 2014-15 में श्रेणी 2 के अंतर्गत, जो श्रेणी 1 होती है वो बड़े राज्यों की होती है, जो हिमाचल राज्य छोटा है, तो इस टियर 2 सिटीज़ कहते हैं। हाँ, टियर 2। तो श्रेणी 2 में जो हमारे आता है, तो 2014-15 में इस स्कीम को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया था। उसके बाद भी हमारा ये क्रम जारी रहा, ऐसा नहीं है कि पुरस्कार लेने के बाद हम ढीले पड़ गए या स्कीम में कोई कमी आ गई। तो और 15-16 में भी केंद्र सरकार ने हमारे को इसी स्कीम के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए नगद राशि दी, जबकि उसके आगे 16-17 में तो हमारे को नहीं, 17-18 में फिर से हमारे को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार। तो अभी तक हम बोलें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी स्कीम जो हमारी है, इसमें हमारे को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार मिल चुका, और ये सभी हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी बदौलत है। तो अगर कुछ बधाई के पात्र हैं तो हमारे ये फार्मर्स ही। ज़ाहिर तौर पे जो किसान हैं हमारे, वो बधाई के पात्र हैं। और जैसे सर हम देखते हैं कि एक हमारा जो हेल्पलाइन है, टोल फ्री नंबर 1800-185-1551, तो ये तो रहा कि राष्ट्रीय व्यापक ये एक टोल फ्री नंबर है किसानों की सहायता के लिए। तो उसके अलावा आप कौन सा नंबर सजेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपसे कोई बात करना चाहे तो? हमारा एक और नंबर है 0177-2830-162। इस पे भी फार्मर्स हमारे से वार्तालाप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक हमारी जो वेबसाइट है www.agriculture.hp.gov.in, इस पे भी हमारे को संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे अगले कार्यक्रम में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।